वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एस्ट्रॉइड 16 साइक के बारे में है। हाल की नासा की स्टडी ने यह बताया कि जो एस्ट्रॉइड 16 साइक है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करता है, संभावना ये है कि ये मेटल से बना हुआ है। ये धूल मिट्टी से नहीं बना हुआ है, रदर कंप्लीटली मेटल से बना हुआ है, वो भी लोहे और निकल से। और अगर ये मेटल से बना हुआ है तो डेफिनेटली ये वैल्यूएबल है। इसकी कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन हो सकती है। क्वाड्रिलियन $, एस्टिमेट की जा रही है। अब ये होता कितना है? देखिए, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और 1 क्वाड्रिलियन में 1000 ट्रिलियंस होते हैं। खैर, इतनी कीमत तो जो इस एस्ट्रॉइड में लोहा है केवल उसकी है। खैर, ये कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, हम इसका करेंगे क्या? एस्ट्रॉइड 16 साइक 370 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। अर्थ और मार्स के, मतलब अर्थ से इसकी दूरी 370 मिलियन किलोमीटर है। बाकी ये है मार्स और जुपिटर के बीच में। डायमीटर इसका 140 माइल्स का है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसे 1853 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा खोजा गया था और इसका नाम एक ग्रीक गॉडेस सोल साइक के नाम पर रखा गया है। एस्ट्रॉइड कोई भी स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स धूल या आइस के बने होते हैं, लेकिन ये सरप्राइजिंगली मेटल से बना हुआ है। संभावना ये है कि पहले कोई ग्रह बन रहा होगा, उसका कोर तो तैयार हुआ होगा बट वो बन नहीं पाया होगा। तो एक्चुअली में किसी बनते हुए ग्रह का कोर है। इसका जो साइज़ है वो पोटैटो जैसा है और ये सूर्य का चक्कर लगाने में अर्थ के 1 साल को अगर हम इवैल्यूएशन में ले तो 5 सालों का समय ले लेता है, लेकिन अपने ऑर्बिट पर महज 4 घंटों में ये घूम लेता है अपने एक्सिस पे। लेटेस्ट फाइंडिंग के मुताबिक हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने इसे खोजा है और इसके कंपोजिशन को अच्छी तरीके से हाल फिलहाल में एक पिक्चर के जरिए क्लियर करने का प्रयास किया। यूनिक इसलिए है बिकॉज निकल और लोहे का बना हुआ है। केवल इसमें जो लोहा होगा उसी की कीमत 1000 क्वाड्रिलियन $, के आसपास होगी। एरियल स्पेस मिशन ईएसए का है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इन्होंने ये अपना एक्सप्लोर जो ये भेजने वाले हैं 2029 में, ये स्पेस टेलीस्कोप होगा। इसका कार्य होगा स्टडी करना जो एक्सो प्लैनेट्स हैं उसको। तो भाई आपके काम की चीज़ें। एरियल स्पेस मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? ईएसए। ये है क्या? एक स्पेस टेलीस्कोप है। इसका कार्य क्या है? 2029 में जो लॉन्च होने वाला है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करना। ये बताएंगे कि एक्सो प्लैनेट्स का क्या नेचर होता है, कैसे फॉर्म होते हैं और क्या इवोल्यूशन हुआ है, कैसे एक्सो प्लैनेट्स फॉर्म अप हुआ है। एक्सो प्लैनेट्स हैं क्या? एक्सो प्लैनेट्स मतलब वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं और जो हमारा सन है ना, हमारा जो सन है उसको फॉलो नहीं, अब उसके चक्कर नहीं काट रहे। ये किसी और स्टार के चक्कर काट रहे हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा सोलर या एक्सो प्लैनेट्स भी कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। इन्हें क्यों स्टडी किया जाता है? इसलिए स्टडी किया जाता है कि भाई उम्मीद की जाती है कि इनमें भी जीवन हो सकता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जरूर है पर जीवन होने की संभावना यहाँ भी है। अभी तो कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन प्रयास वैज्ञानिकों का जारी है और अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 1000 एक्सो प्लैनेट्स हैं कोई जिनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो इनकी थर्मल स्टडी हुई, केमिकल कंपोजिशन हुई, इन सब की स्टडी करेगा कौन? एरियल स्पेस मिशन। कौन लॉन्च कर रहा है? ईएसए, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये तो बात होगी एरियल स्पेस मिशन की। आर्टिकल चांग 5 प्रोब के बारे में है। अभी चाइना के चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने लूनर सैंपल रिटर्न मिशन को लॉन्च किया है। लूनर का मतलब चांद से है, सैंपल रिटर्न मतलब ये जो मिशन है ये चांद पर जाएगा और वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस धरती पर लेकर आएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पिछले 40 सालों बाद, मतलब पिछले 40 सालों से ये काम नहीं हुआ है, तो 40 सालों में यानी कि 4 डिकेड में ये पहली बार होगा कि चाइना चांद पर से सैंपल वापस लेकर आएगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2 kg। इसके पहले तक जो सैंपल्स आए भी हैं वो 170 ग्राम तक आए हैं। जो रॉकेट भेजा जा रहा है चांग 5 प्रोब में, इसमें 4 पार्ट्स होंगे: ऑर्बिटर, रिटर्नर, एसेंडर और लैंडर। देखिए, जो ऑर्बिटर होगा वो चांद के चारों ओर घूमेगा, उसके बाद एक लैंडर चांद पर जाएगा, वहां 2 मीटर तक डिग करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा। उसके बाद एसेंडर, जो कि एक पार्ट होता है लैंडर का, उसमें इस सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। वो एसेंडर अलग हो जाएगा लैंडर से और स्पीड पकड़कर, सबसोनिक स्पीड ये कैच कर सकता है विदिन 8 किलोमीटर। ये वापस से आकर ऑर्बिटर से जुड़ जाएगा, जिसके बाद एक रिटर्नर होगा जो इसे धरती पर लेकर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि लूनर रॉक्स को लेकर आया जाए धरती पर
और चाइना के द्वारा ये प्रयास पहली बार किया जाएगा, जिसके बाद वो रिसर्च कर पाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो चाइना दुनिया का तीसरा देश होगा जो ऐसे सैंपल्स धरती पर लेकर आएगा। इसके पहले यूएस और सोवियत यूनियन ने यह काम 1960 और 70 के दशक में किया था। देखिए, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां से 2 kg सरफेस मटेरियल को कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसे ये जो एरिया है जहां से इसे एक्सप्लोर किया जा रहा है उसे ओशिनियस प्रोसिलरम कहा जा रहा है, मतलब ओशन ऑफ स्टॉर्म। ये एक वास्ट लावा प्लेन है। अगर ये जो भी सैंपल है वो अर्थ पर आएगा तो उससे हमें जानकारी मिल पाएगी कि मून का ओरिजिन कैसे हो पाया है। जानकारी इकट्ठा करने का हम प्रयास करेंगे। मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी किस प्रकार की हैं, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले जो मून मिशंस गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 1959 में सोवियत यूनियन ने लूना 1 और लूना 2 नाम से जो पहले रोवर मिशन थे वो मून पर भेजे थे। उसके बाद यूएसएसआर पहला ऐसा नेशन बन गया था जिसने चांद पर अपने मिशन भेजे थे। 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर लैंड करवा दिया था और वो पहले इंसान बने जो चांद पर कदम रखते हैं। नासा ने ये काम अपने अपोलो 11 मिशन में किया था। 2008 में इंडिया का फर्स्ट लूनर प्रोग्राम चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, जिसने चांद पर वाटर की प्रेजेंस को भी इंश्योर किया। 2009 में यूएसए ने सीरीज ऑफ रोबोटिक लूनर मिशन लॉन्च किए थे, जिसमें LRO और LCROSS भी आते हैं। लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर और लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट, ये इसके फुल फॉर्म है। वो चपेरे वायरस के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इंस्टीट्यूशन है, CDC। उसने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया कि इबोला की तरफ बीमारी पैदा करने वाला जो एक चपेरे वायरस है, जो अभी हाल ही में बोलीविया में डिटेक्ट किया गया है, उसके पास ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने की क्षमता है। यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है। ये चिंता की बात है। अभी तो एक ऐसी ही बीमारी से हम जूझ रहे हैं, दैट इज कोविड-19। इन बिटवीन हमारे सामने एक और वायरस आ गया है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। हालांकि इसका स्प्रेड अभी बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। जो चपेरे वायरस है वो उसी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है जिससे इबोला वायरस बिलोंग करता है, दैट इज एडेनो वायरस फैमिली। इसी फैमिली के वायरस से इबोला वायरस डिसीज भी होती है। ये जो चपेरे वायरस है, ये चपेरे हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है, जो कि एक बहुत हाई फीवर होता है, पेनफुल होता है और लीथल भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। इतिहास की बात करें तो जो चपेरे वायरस है वो सबसे पहले बोलीविया में 2004 में डिटेक्ट किया गया था। जो बोलीविया का चपेरे रीजन है वहां पर बोलीविया की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ये जो कंट्री है वो बोलीविया है। बोलीविया जो कंट्री है, इसके आसपास के पड़ोसी देशों की बात करें तो ये बाउंड्री शेयर करता है पेरू, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली के साथ। बोलीविया का जो चपेरे रीजन है वो यहाँ मैप में दिखाया गया है, दैट इज चपेरे रीजन। चपेरे रीजन से एक चपेरे रिवर फ्लो करती है, इसीलिए इस रिवर का नाम चपेरे पड़ा है। अब यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम इसे 2004 में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में ये गायब हो गया। फिर 2019 में ये एक बार फिर से देखा गया, जहां पर 2 लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट करता है और इसे क्योर करते हुए जो 3 मेडिकल पर्सनल्स थे वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। उसके बाद समझ में आया कि ये जो वायरस है ये तो एक्चुअली में खतरनाक है। वेक्टर के तौर पे देखिए, जो रैट्स होते हैं, चूहे, वो उसे फैलाते हैं। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो इन्फेक्टेड रोडेंट है उसका यूरिन या फिर उसकी कोई भी ड्रॉपिंग, कोई भी लिक्विड अगर किसी इंसान के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाए तब भी ये फैल सकता है। डिसीज वेक्टर देखिए, कोई भी ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शियस पैथोजन को कैरी कर सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स या कुछ भी और, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। सिम्टम्स में फीवर होता है, पेट से रिलेटेड कुछ पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मसूड़ों में खून आ सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है, स्किन रैश, पेन, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन हो सकता है बॉडली फ्लूइड के माध्यम से, और इसके सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के भी सिम्टम्स हैं। चपेरे वायरस का देखिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई दवाई तो है नहीं, सपोर्टिव केयर दिया जाता है, कुछ फ्लूइड्स नसों में दिए जाते हैं जो इसके खतरे को कम करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ के लोग इसके ज़्यादा प्रभाव में आते हैं। साउथ अमेरिका के कुछ सर्टेन जो पार्ट्स हैं वो कॉमनली वहाँ पर ये बीमारी देखी गई है, या वहीं पर होने की संभावना ज़्यादा रहती है जहाँ पर पिग्मी राइस रैट्स पाए जाते हैं। वहाँ पर ये चूंकि कॉमनली पाए जाते हैं तो वहाँ खतरा भी ज़्यादा रहता है।
आउटब्रेक रीसेंट 2019 का था, जहां पर बोलीविया की कैपिटल ला पेज में 2 इंडिविजुअल्स का केस आया था और 3 मेडिकल पर्सनल्स की जान गई थी। अगला आर्टिकल है वो ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में है, जिसे आप डीएमडी कह सकते हैं। अभी संदीप ईश्वरप्पा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IISc बेंगलुरु के, उन्होंने एक नए जेनेटिक ट्रीटमेंट की बात की जिसकी मदद से हम डीएमडी को क्योर कर सकते हैं, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। डीएमडी जो है ये एक सीवियर टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसमें मसल्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप मसल्स को आसानी से, कुछ जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो हिला नहीं पाता है, उसे काफ़ी समस्या हो जाती है। ये सामान्यतया लड़कों को अफेक्ट करती है, बॉयज़ को अफेक्ट करती है। फीमेल्स में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती भी है तो बहुत माइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती। मसल वीकनेस इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 4 साल की एज के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और धीमे धीमे और भी ज़्यादा खराब होती चली जाती है। मसल लॉस सबसे पहले शुरू होता है थाइज में, उसके बाद धड़ के नीचे के हिस्से में, और फिर ये हाथों में भी हो सकता है। ये एक प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल होता है, इसमें प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, मतलब पहले प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी और फिर बढ़ती चली जाती है। फिर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है, चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो मसल्स जो अफेक्ट होती हैं वो कई बार बड़ी भी दिखने लगती है। कई बार तो जो माइंड का हिस्सा है वो भी इन्फेक्ट पाया जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसकी वजह से हो सकती है। ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। बॉडी में देखिए एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन पाया जाता है मसल्स में, जो मसल मूवमेंट को असिस्ट करता है। इसमें उस प्रोटीन की कमी हो जाती है और उस प्रोटीन की कमी की वजह से जो मसल मूवमेंट है वो वीक हो जाती हैं। इसका कोई क्योर तो नहीं है। फिजिकल थेरेपी या फिर कुछ अटैच करके इक्विपमेंट वगैरह अटैच करके बॉडी मसल्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत इसके प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में है। नासा ने अभी हाल ही में एक मिक्स ऑब्जर्व किया है जिसमें एक्सरे और रेडियो सिग्नल्स हमने डिटेक्ट किए। ये जो हमने डिटेक्ट किया, इसके पहले हमने अपने मिल्की वे में इस तरीके के एनर्जी या रेडियो सिग्नल्स को अभी तक डिटेक्ट नहीं किया था। ये जो वेव्स हमें मिली हैं ये अदर गैलेक्सीज से आई हैं, ऐसा हमने अंदाजा लगाया है इस डिटेक्शन के दौरान। जो हाल फिलहाल की स्टडीज हैं वो ये बताती हैं, जो 2 रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हमने अभी रिपोर्ट किया है, एक यूनाइटेड स्टेट्स में और दूसरा कनाडा में, इन्होंने FRB को डिटेक्ट किया। FRB मतलब फास्ट रेडियो बर्स्ट। और ये जो रेडियो बर्स्ट हमने डिटेक्ट किया है इसे हमने नाम दिया FRB 2004-28 या 200428। अब यहां पर देखिए जो FRB है इसे फॉर द फर्स्ट टाइम हमने 2007 में डिटेक्ट किया था। इसके बारे में हमें कुछ खास अभी तक जानकारी नहीं है, बहुत कम जानकारी है FRB के बारे में। ये क्यों ओरिजिनेट होते हैं, इनकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, कई सारी थियरीज इस बारे में हैं। कुछ थियरीज के मुताबिक जो FRBs होते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं, वो न्यूट्रॉन स्टार्स जब बनते हैं या कोई सुपरनोवा इवेंट होता है जिसमें एक स्टार बर्स्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हर स्टार की अपनी एक एज होती है जिसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ब्लास्ट कर जाता है, अंदर जो सारी उसकी ग्रेविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेट होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक जो कोर नुमा ऑब्जेक्ट बचता है उसे ही न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। उसमें काफी ज्यादा चमक होती है, तो इवेंट को सुपरनोवा बोलते हैं, बाद में न्यूट्रॉन स्टार बचता है। तो जो FRBs होते हैं वो उसी न्यूट्रॉन स्टार से निकलकर आते हैं उसी एक्सप्लोजन के दौरान। इसे हमने अभी हाल फिलहाल में डिटेक्ट किया। अब देखिए यहां पर अगर हम इस डिस्कवरी के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो FRB थी ये ना केवल क्लोजेस्ट थी, मतलब इतने नजदीक में हमने FRB को कभी भी डिटेक्ट नहीं किया अभी तक अर्थ के नजदीक, बल्कि इसके पहले जो भी हमें रेडियो सिग्नल मैग्नेटार्स से मिले थे उनसे ये 3000 गुना ज्यादा ब्राइटर था, चमकीला था। मैग्नेटार न्यूट्रॉन स्टार का ये एक टाइप होता है, एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। एक्चुअली में कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी कन्वेक्शन के फॉर्म में घूमती रहती है अंदर, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर, और ये जो कन्वेक्शन होता है वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 सेकंड में लगभग ये 200 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है विद इन द न्यूट्रॉन स्टार। अब चूंकि इनका अंदर रिवोल्यूशन बहुत तेज होता है, इसकी वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इनके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रांग होने की वजह से ही इन्हें मैग्नेटॉर बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार का ही एक टाइप है। जो FRBs हैं वो एक रेयर टाइप का, मतलब मैग्नेटार्स से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसा स्टडीज में बताया गया है। जो मैग्नेटार्स होते हैं एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इनका होता है। अंदाजा ये लगाया जाता है कि जितना स्ट्रांग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटार्स के मैग्नेटिक फील्ड उससे 5000 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा होते हैं। 5000 टाइम्स भी नहीं, ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल है वो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी
गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिए हैं, सितारे GYTI और सृष्टि GYTI। GYTI का मतलब यहाँ पे गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड ही है। ये है क्या, स्टूडेंट्स में इनोवेशन को इनकलकेट कर सकें, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड में, ताकि वो बढ़िया से अफोर्डेबल सोल्यूशन हमें दें जो सभी के लिए फायदेमंद हो। उसी लिए ये अवार्ड्स डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब 2 फील्ड में ये दिए गए हैं, 2 कैटेगरीज में दिए गए हैं। पहली कैटेगरी है स्टूडेंट इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशंस, बाकी GYTI गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसे हर साल जो सबसे प्रॉमिसिंग सोल्यूशन होता है, जो सस्ता और बढ़िया सोसाइटी के लिए रिजल्ट हमें ग्रांट करता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ऐसी रिसर्च लेकर आए, लाइफ साइंसेज, बायोटेक, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस के फॉर्म में, उन्हें यह अवार्ड देते हैं। अवार्ड दिया जाता है BIRAC के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इसे स्टैब्लिश किया है। दूसरी कैटेगरी क्या है, सृष्टि GYTI। सृष्टि का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। हर साल ये जो हमने ऊपर की फील्ड बता दिए, लाइफ साइंसेस, बायोटेक, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस, इनको छोड़कर बाकी के डिसिप्लिन्स में अगर कोई रिसर्च वगैरह लेकर आता है तो इस सेकंड कैटेगरी में सृष्टि GYTI में उसे अवार्ड दिया जाता है। इसे दिया जाता है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस अवार्ड को देता है। अगला आर्टिकल है वो ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर के बारे में कुल मिलाकर ये हमारा पूरा आर्टिकल है। अभी हाल ही में 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है WHO की, तो वहां पर उन्होंने ये ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर लॉन्च किया। सर्विकल कैंसर देखिए महिलाओं में होने वाला एक कैंसर है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट पाया जाता है। इसमें देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये टारगेट है, यहाँ पर अभी तो ये कहा जा रहा है कि 40% जो नए केसेस हैं उन्हें हमें 2050 तक रोकना है। इसके लिए हम स्क्रीनिंग करेंगे, वैक्सीनेशन देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम 40% केसेस कम करेंगे सर्विकल कैंसर के। WHO ने कुछ टारगेट भी सेट किए हैं 2030 तक के लिए कि हम सर्विकल कैंसर को कैसे काउंटर करेंगे। 15 साल तक की उम्र की जो भी बच्चियां हैं उन्हें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन देकर वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि सर्विकल कैंसर का खतरा कम हो जाए। 70% महिलाएं जो 35 से 45 वर्ष के बीच की होंगी उन्हें स्क्रीन किया जाएगा हाई परफॉर्मेंस टेस्ट के माध्यम से कि उन्हें तो ये समस्या नहीं है। 90% वुमेन जिन्हें सर्विकल कैंसर होता है उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा ताकि उन्हें ट्रीट किया जा सके। सर्विकल कैंसर होता क्या है, देखिए सर्विकल कैंसर जो सर्विक्स होता है, जो फीमेल बॉडी पार्ट होता है, वुमेन बॉडी पार्ट होता है, वहां पर ये स्टार्ट होता है। जो सर्विक्स होता है वो यूट्रस के नीचे का हिस्सा होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, सिलेंडर नुमा आकृति होती है जो किसी भी महिला के यूट्रस के नीचे के हिस्से को उसके वेजिना से जोड़ता है। सर्विकल कैंसर देखिए 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है जो पूरी महिलाओं में दुनिया भर में पाया जाता है और इंडिया में इसका खतरा काफी ज्यादा रहता है। 2018 में हाईएस्ट केसेस सर्विकल कैंसर के इंडिया में देखे गए। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दिया जाता है वैक्सीन, ये अभी भी हमारे इंडिया में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। दिल्ली और पंजाब ही कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर, या यूटी हैं जहां इसे स्टेट हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है, मतलब इस पर अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए समस्या ज्यादा है। हमारा अगला आर्टिकल ग्यूलेन बेरे सिंड्रोम के बारे में है, जिसे आप GBS भी कह सकते हैं। हाल ही में ये देखा गया कि ऐसे पेशेंट जिनको कोविड-19 की प्रॉब्लम है उनमें GBS देखा जा रहा है। ये बीमारी अगस्त से ही इंडिया में रिपोर्ट की जा रही है। ये बहुत ही रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी को बचाता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करने लगता है। क्यों होता है ये, इसके बारे में तो हमें कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसी इन्फेक्शन के बाद ही हमारे सामने आता है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और हाल फिलहाल में कोविड-19 के केस में ये देखा जा रहा है। सिम्टम्स झुंझुनी होती है, इचिंग फील होती है, कई बार ऐसा लगता है कि सुई की नोक चुभ रही है, मसल में वीकनेस आ जाती है, पेन आ जाता है, जो मसल्स हैं वो नम हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं। कई बार पैरालिसिस का भी खतरा रहता है, लेकिन ये पैरालिसिस बहुत लंबा नहीं जाता, फिर भी 6 से 12 महीने तक हो सकता है या और भी लंबा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है, जिससे ये बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। लिम्ब मूवमेंट मतलब हाथ पांव का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ढीला हो जाता है, काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसका सोल्यूशन तो यही है कि कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्लाज्मा थेरेपी, या जो डोनर्स अपना सीरम डोनेट करते हैं उसे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, इसी तरीके से इसे क्योर करने का प्रयास किया जाता है। इसरो का शुक्रयान, ये हमारा अगला आर्टिकल है। जो इसरो है उसने शॉर्टलिस्ट किया है 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जो इस शुक्रयान के जरिए हम कंडक्ट करेंगे जब इसे लॉन्च करेंगे। तो
शुक्रयान जो है ये 4 साल तक वीनस को स्टडी करेगा, ऐसा प्लान बनाया गया है। वहाँ पर जो वीनस है उसके सरफेस में जो कुछ भी सरफेस है या सब सरफेस है, जो रॉक की लेयर्स है, उनको स्टडी करने का काम किया जाएगा। सोलर विंड कैसे इंटरेक्ट करती है वीनस से यानी कि शुक्र ग्रह से, उसे भी स्टडी करेंगे। उसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, डायनेमिक्स क्या है, सारी चीज़ें। इसे लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है GSLV मैक 2 रॉकेट से। 2025 तक प्लान है कि शुक्रयान को लॉन्च किया जाएगा। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। हालांकि ये सन के सबसे नज़दीक नहीं है, सबसे नज़दीक तो मरकरी है, लेकिन चूंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा थिक है तो ये सन रेज को होल्ड कर लेता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए हमें चमकदार भी दिखाई देता है। वीनस को ट्विन सिस्टर कहा जाता है अर्थ की, क्योंकि इसका साइज, मास, डेंसिटी लगभग अर्थ जितना ही है। कॉमन ओरिजिन भी बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है 4.5 बिलियन ईयर एगो दोनों लगभग एक साथ बने थे। ये धरती की तुलना में सूर्य के 30% ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पर सोलर फ्लक्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आर्टिकल है वो काला आजार के बारे में है। जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल स्ट्रेटजी बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अपनाई गई उससे काफ़ी फायदा हुआ। 2014 में जहां काला आजार के केसेस 664 थे, वो 2016 में घट के 163 हो गए। काला आजार एक क्रॉनिक और पोटेंशियल फैटल पैरासाइटिक डिसीज है, खतरनाक है और जान भी ले सकती है। इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत पोटेंशियली डैमेज करती है, लीवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स देखिए, ऑर्गन में एक नेटवर्क होता है फिल्टर्स का जो हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करता है, उन सबको ये डैमेज कर देता है। ये एक प्रोटोजोआ जिसका नाम लेशमैनिया पैरासाइट है उससे कॉज होता है। जो इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज होती हैं वो जिसको जाके काट लेती हैं या फिर उनके कांटेक्ट में आ जाती हैं, उनको ये काला आजार फैला देती हैं। सिम्टम्स ये हैं, फीवर होता है, वेट कम होने लगता है, थकान लगती है, एनीमिया होता है, मतलब जो न्यूट्रिशन लेवल है वो गिरने लगता है, और लिवर में स्वेलिंग भी हो जाती है। इसे कुछ और नामों से बुलाया जाता है, इंडियन लेशमैनियासिस, विसरल लेशमैनियासिस, लेशमैनिया इन्फेक्शन, दमदम फीवर, ब्लैक सिकनेस, ब्लैक फीवर, इसे काला बुखार भी कहा जाता है। ये देखिए पैरासाइट जो लेशमैनिया दोनों वन ही है, उसके इन्फेक्शन की वजह से फैलने लगता है काफ़ी तेज़ी से। जो ओरल ड्रग होती है जिसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है, दैट इज़ मिल्टेफॉसिन। इंडिया में जो केसेस हैं वो पूरी दुनिया के 2/3 यहीं पर पाए जाते हैं। कुछ राज्य बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, 2000 बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। WHO ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं काला आजार को एलिमिनेट करने के लिए। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में टारगेट था तो ये कि 2020 तक खत्म करेंगे, लेकिन इस डेडलाइन को बढ़ा के 2023 कर दिया गया, क्योंकि 2020 तक खत्म तो हो नहीं रहा था। जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनाई गई है वैशाली में, उसमें था ये कि केस कहाँ कहाँ आ रहे हैं उसको मैप कर लिया गया और केसेस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने का प्रयास किया गया। फिर केमिकल वगैरह स्प्रेड करके वेक्टर कंट्रोल किया गया, लोगों को अवेयर किया गया और सुपरवाइज किया गया बहुत अच्छी तरीके से। इन सभी चीज़ों को एक साथ किया गया, इस वजह से जो केसेस हैं वो बिहार के वैशाली में काफ़ी तेज़ी से कम हो गए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो MDOF स्टार्स के बारे में है। अभी जो हेनले जो लोकेशन है इंडिया की, वहाँ पर 2M हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप जो है HCT, 2M मतलब 2 मीटर डायामीटर का है ये, उस पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसे हम ट्रिस्पेक बोलते हैं, TIFR, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेजर। उसने लगभग 53 MDOFs को स्टडी किया। MDOFs होते क्या है? MDOFs देखिए एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, आप इसे रेड डॉफ भी बोल सकते हैं। रेड डॉफ लाल बौना तारा होता है, ये छोटा होता है इसलिए डॉफ बोल देते हैं। ये टीनियस स्टार्स होते तारे ही हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो कितने छोटे होते हैं? ये हमारे सन के 50%, आधे साइज से लेकर 8% तक हो सकते हैं। जो प्लैनेट्स MDOF यानी कि रेड डॉफ्स के चारों ओर इंसर्किल करते हैं, उन्हें काफी नजदीक रहना होता है अगर वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी रखनी हो तो। क्योंकि देखिए जो सन का साइज है वो बड़ा है तो उसकी रोशनी दूर तक आती है, तो धरती उससे दूर भी है तब भी हमें इनफ एनर्जी मिल जाती है जो रिक्वायर्ड है। लेकिन चूंकि जो रेड डॉफ्स होते हैं इनकी एनर्जी बहुत कम, मतलब अगर आप सीधे सीधे धूप बोलें तो इनकी धूप बहुत कम दूर तक जाती है। तो अगर किसी प्लेनेट पे लाइफ होनी है तो उस प्लेनेट को इस तारे के नजदीक रहना होगा, तभी वो इतना गर्म हो सकेगा कि वहां पर लाइफ सस्टेन कर सके। लेकिन अगर कोई तारा रेड डॉफ के इतने नजदीक होगा तो संभावना यह रहती है कि वो इस तारे से इंटरलॉक्ड हो जाएगा। इंटरलॉक्ड होने का मतलब यह है कि फिर वो अपने एक्सिस पे घूमेगा नहीं, फिर उसका एक हिस्सा हमेशा सन की ओर रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा दूसरी साइड में रहेगा, डार्क साइड में। तो एक हिस्से पर इतनी गर्मी रहेगी कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और एक हिस्से पर इतनी ठंडी रहेगी कि पानी जम जाएगा। तो इस कंडीशन में भी लाइफ की संभावनाएं कम बनती हैं। लेकिन चूंकि लाइफ तो ज्वालामुखी में भी मिले हैं,
ज्वालामुखी जो इतनी हीट होती है वहां पर भी ट्रेसेस हमें मिले हैं, और जो हमारे पोल्स हैं वहां पर भी हमें लाइफ के एविडेंसेस मिले हैं। तो संभावना तो रहती है कि लाइफ हो सकती है ऐसे रेड ड्वार्फ के आसपास इनसर्कल करने वाले प्लैनेट्स पर भी। रेड ड्वार्फ केवल एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ स्टार्स को नहीं बोलते, कई बार ब्राउन ड्वार्फ्स को भी रेड ड्वार्फ बोल दिया जाता है। ये क्लासिफिकेशन पहले कंफ्यूजन में आता था, अब तो साइंटिस्ट ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। जो ब्राउन ड्वार्फ्स होते हैं उन्हें कई बार फेल्ड स्टार्स भी बोलते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया स्टार्स में होती है वो यहां हो नहीं पाती है, तो ये बेचारे बन ही नहीं पाते हैं सूरज जो ये बनना चाहते थे, या स्टार बन ही नहीं पाते हैं, तो इन्हें फेल्ड स्टार बोला जाता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन फ्यूजन पूरा हो नहीं पाता है। अगर हम रेड ड्वार्फ्स के बारे में कुछ और डिटेल्स देखें तो इन ड्वार्फ्स में प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, फ्यूजन रेट कम होता है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है, इसीलिए ये टेम्परेचर भी कम जनरेट करते हैं क्योंकि कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से इनका जो कलर होता है वो कंपैरेटिवली में लाल दिखता है। लो टेम्परेचर रेड ड्वार्फ्स का जो होता है वो इन्हें डिमर बना देता है, मतलब सन हमारा ज्यादा ब्राइट है, ये डिम हो जाते हैं, लाल दिखते हैं। लो टेम्परेचर का मतलब ये भी होता है कि ये हाइड्रोजन को कम तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो ऊर्जा है अगर आप उसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंबे समय तक करेंगे, एंड दैट इज द रीजन कि जो रेड ड्वार्फ होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इनकी लाइफ जो है वो 1000 बिलियन ईयर से 10,000 बिलियन ईयर तक बताई जाती है। मतलब अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स की शुरुआत से अंत तक रहते हैं, इसीलिए इन्हें समटाइम्स यूनिवर्स का अश्वत्थामा भी कहा जाता है। अश्वत्थामा इज ए कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत, जहां पर वो गुरु द्रोण के बेटे रहते हैं और अमृत का उन्हें वरदान रहता है, तो वो कभी मरते नहीं है। बिल्कुल वैसे ही रेड ड्वार्फ्स मरते नहीं है क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होती है, जो एनर्जी इनके पास है वो उसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगला आर्टिकल है वो परम सिद्धि एंड मिहिर के बारे में है। ये है क्या? ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। दुनिया के मोस्ट पावरफुल 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई, जिसमें इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर्स अपना नाम दर्ज कराते हैं। इनको 63rd और 146 रैंक मिलती है। 63rd रैंक दी जाती है परम सिद्धि को और 146 रैंक मिलती है मिहिर को। ये अच्छी बात है कि हम सुपर कंप्यूटर्स की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था जब हमारे पास एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं हुआ करता था और हम दूसरे देशों से खरीदा करते थे, और अमेरिका ने तो हमें अपना सुपर कंप्यूटर देने से मना भी कर दिया था, जिसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम अपना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। देखिए ये 5.267 पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, अच्छी कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी है, और ये एआई से लैस है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये कर सकता है। 5.267 पेटाफ्लॉप का मतलब क्या है? पेटाफ्लॉप का मतलब यहाँ फ्लॉप नहीं है, फ्लॉप तो मूवीज होती हैं, यहाँ पे ये फ्लॉप जितना ज्यादा होगा सुपर कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है, स्पीड है, वो उतनी ज्यादा होगी। पेटाफ्लॉप एक्चुअली में एक यूनिट है जो किसी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को इंडिकेट करता है। अब ये 5.267 स्पीड अगर है पेटाफ्लॉप की तो ये कितनी है? आपको आइडिया इस आधार पे लग सकता है कि जो दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान का है, उसकी स्पीड 415.53 पेटाफ्लॉप है। मतलब हमारी 5 है, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा है। जो सेकंड नंबर पर है आईबीएम का समिट, जो कि अमेरिका का है, उसकी स्पीड 148.8 पेटाफ्लॉप है। 148 की तुलना में 5 तो ठीक लग रहा है, और जो फुगाकू है उसकी तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, मतलब 415 बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखिए जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो जापान का फुगाकू है, और हमारे सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 5.267 पेटाफ्लॉप है। इसे बिल्ड किया गया है ज्वाइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से हमने प्लान किया था कि हम इंडिया के लिए खूब सारे सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। अभी तक हमने 3 बना लिए हैं, 2 के नाम आपके सामने हैं, एक और है उसका नाम प्रत्युष है। इसे बाकी कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। एप्लीकेशन की बात करें तो डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी के फील्ड में, कंप्यूटिंग को एक्सेलरेट करने के फील्ड में, या ग्राफिक विजुअलाइजेशन के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो कंप्यूटर्स हैं वो इंडिया का जो एकेडमिया है, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, साइंटिफिक रिसर्च, स्टार्टअप, इन सभी को मदद करेगा। मिहिर की बात करते हैं। मिहिर की जो स्पीड है वो 2.8 पेटाफ्लॉप है, मतलब इससे परम सिद्धि से लगभग आधी। ये 5.267 का है और जो मिहिर है वो 2.8 पेटाफ्लॉप का है। इसे अभी नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में इंस्टॉल कर दिया गया है, वो वहां पर काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के पास जो सबसे पावरफुल सिस्टम है वो मिहिर ही है, जो इंडिया की फोरकास्टिंग स्किल को बेहतर कर रहा है। टॉप 500 प्रोजेक्ट में, जो कि साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है फुगाकू और आईबीएम के समिट के बारे में,
जो कि यूएसए का है। चाइना का एक कंप्यूटर है ताइहू लाइट, ये चौथे नंबर पे है, इसकी स्पीड 93 पेटाफ्लॉप है। यहाँ पर देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के बारे में बात करते हैं। इंडिया की ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत काम करती है। 1987 में इसे बनाया गया है। पहले हम सुपर कंप्यूटर दूसरे देशों से मंगाते थे। एक बार 1987 में हमने यूएसए से मांगा था, लेकिन उसका यूज़ थोड़ा हम मिलिट्री पर्पज से करने वाले थे, तो यूएसए ने मना कर दिया, तो हमारे भी दिल पे लग गई। हमने फिर इस इंस्टीट्यूशन को बनाया। शुरू में इसका नाम CDACT हुआ करता था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, और आज ही हमारे लिए सुपर कंप्यूटर्स को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। खैर, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए भी किया जा सकता है, इसीलिए समटाइम्स इसे सेंसिटिव माना जाता है। हमारा अगला आर्टिकल सेंटिनल-6 सैटेलाइट के बारे में है। कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट। ये देखिए कोपरनिकस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया, जो कि यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उसका प्रोग्राम है। अब क्या इसमें इंडिया इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं, इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसे एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है कैलिफोर्निया से, दैट इज स्पेस एक्स। उनका जो फाल्कन 9 रॉकेट है ये इसे लॉन्च करता है। प्राइवेट एजेंसी होने की वजह से ये ग्लोबल न्यूज़ बनाती है, और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो ऐसा कुछ कर रही है। इसका उद्देश्य ग्लोबल सी लेवल को मेजर करना होगा। इसका पूरा नाम जेसॉन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जेसॉन CS मिशन रखा गया है। ये ऊंचाई से अर्थ के क्लाइमेट चेंज में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसका सी सरफेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे कैलकुलेट करने का प्रयास करेगा। इसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, क्योंकि जो कोपरनिकस है वो प्रोग्राम उन्हीं का है, नासा का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, यूएसए का जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और EU, इसके अतिरिक्त फ्रांस का जो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज है, इन सभी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। लॉन्च इसे स्पेस एक्स ने किया है। 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने वाले हैं, ये पहला था। दूसरा 2025 में लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम सेंटिनल-6B होगा। ये सी लेवल राइज को मेजर करते हैं। सी लेवल राइज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पल्सेस सेंड करते हैं, और उसके वापस आने के टाइम को कैलकुलेट करके इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि लेवल कितना बढ़ अथवा घट रहा है। ऐसा नहीं कि ये काम इस सैटेलाइट के जरिए पहली बार किया जाएगा। इसके पहले 1992 में ही इस काम को स्टार्ट कर दिया गया था। कई सारी सैटेलाइट्स इसमें काम करती हैं, 2000 टॉपेक्स, पोसाइडन, जेसॉन 1 या जेसॉन 2। वैसे ये सब एक्सपायर कर चुकी हैं, इसलिए ज़रूरी था कि एक सैटेलाइट भेजकर इस काम को कंटिन्यू रखा जाए। हमारा अगला आर्टिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया के बारे में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये भी 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसके तहत वो ऑफिसेज बनाएंगे, कनेक्टिविटी इंफ्रा बनाएंगे अलग अलग सिटीज़ में, जो कि छोटी छोटी जो स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उनको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे जो छोटी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो अलग अलग सिटीज़ में अपने ऑफिसेस या इंस्टॉलेशंस बना सकें, उसके लिए उन्हें एक स्पेस चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है वो उन्हें एक स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का मतलब होता है कि आपको एक ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा ऑफिस आपको दे दिया जाए जिसमें टेबल, चेयर, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, AC, इंटरनेट सब कुछ लगा हुआ है। आप जाइए, अपना लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखिए, प्लग करिए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। मतलब एक ऐसा फिजिकल इंफ्रा जहां पर आपको सब कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा, आप जाइए, बैठिए, काम स्टार्ट करिए। यह फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करवाएगा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। किसको? छोटी छोटी टेक्नोलॉजी फर्म्स को। उद्देश्य क्या होगा? ताकि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर है उसका विड्थ बढ़े, हम ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर पाए दुनिया भर में, चूंकि इंडिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये है क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया? ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, मेती के तहत काम करती है। मेती का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव वही है, इंडिया में सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट को इनकरेज करना। इसके लिए वो फैसिलिटेट करते हैं, मदद करते हैं। STPI के बारे में बात करें तो इसके जो गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन हैं वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होते हैं। कि ऑब्जेक्टिव यही है कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्कीम्स को चलाकर, या SEZ स्कीम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको असिस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं MSMEs को, ताकि ऐसा इन्वायरमेंट बना सकें कि वो सॉफ्टवेयर की फील्ड में बढ़िया परफॉर्म कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। चाहे वो डेटा कॉम फैसिलिटीज़ हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, कंसल्टेंसी हो, सब में उनको सपोर्ट करते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो स्पेस एक्स नासा क्रू 1 मिशन के बारे में है। अभी तक उन्होंने 2 टेस्ट किए थे
स्पेस एक्स ने, जिसमें उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो अपनी साइंटिस्ट को स्पेस में भेजकर सुरक्षित तरीके से वापस ला सकते हैं। लेकिन वो तो डेमो था। अभी वो प्रॉपर एक क्रू 1 मिशन जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर भेजने वाले हैं। तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब जो फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च होगा। ये एक प्राइवेट एंटिटी है जो इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाली है, इसीलिए काफी सिग्निफिकेंट है और दुनिया भर में न्यूज में रहती है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि 4 लोगों को ISS में पहुंचाया जाए, 6 महीने तक वो लोग वहां पर रहेंगे। इसीलिए ये कई तरीके के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। पहली कोई जो कमर्शियल एंटिटी है वो स्पेस के फील्ड में आई है। ऑब्जेक्टिव ये है कि कमर्शियल क्रू जो होता है, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम रन किया जाए। अभी तक ये सारे काम गवर्नमेंट एंटिटीज ही करती रही हैं, लेकिन अब स्पेस धीमे धीमे ईजी हो जाएगा कार्गो और नए क्रू को, यानी कि लोगों को स्पेस में कमर्शियल एंटिटीज भी भेज पाएंगी। मिशन जो है वो नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है। गोल यही है कि जो मेंबर्स हैं वो एक्सपीडिशन 64 को जाके ज्वाइन करेंगे, वहां पर माइक्रोग्रेविटी के ऊपर स्टडी वगैरह करेंगे ये लोग। एक बार ये एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में चले जाएंगे स्पेस के, लेटर ऑन वो सैंपल्स वगैरह गैदर करेंगे और अर्थ के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें वो सैंपल्स भेजेंगे। वहां पर जाने के बाद डाइट जो वो ले रहे हैं उसका उनकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका इम्यून फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी जानकारी भी वो यहाँ अर्थ पे भेज देंगे। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम इसे चलाया गया है नासा के द्वारा, जहां पर वो कोऑर्डिनेट करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ और ह्यूमन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। प्राइवेट एंटिटीज के एक प्रकार से स्पेस प्रोग्राम में एंट्री आप इसे कह सकते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो स्वर्ण जयंती फेलोशिप के बारे में है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी 21 साइंटिस्ट को स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए सेलेक्ट किया है। ये काफी पुरानी फेलोशिप स्कीम है। साइंस को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए इसे इंडिया के 50th इंडिपेंडेंस डे पर शुरू किया गया था। स्पेशली जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके पास बढ़िया सा प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कुछ फंडिंग मिल जाए तो वो अपने प्रोजेक्ट को और इफिशिएंटली और ऑन टाइम पूरा कर सकते हैं, तो उन्हें इस फेलोशिप के लिए चुन लिया जाता है। काफ़ी अच्छी फेलोशिप दी जाती है, मतलब 25,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। वो किसी पेरेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वहाँ से उनको सैलरी मिल रही है, वो मिलती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 25,000 पर मंथ मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए पर एनम उन्हें रिसर्च ग्रांट भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो प्रोजेक्ट की नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, कंप्यूटेशनल फैसिलिटी चाहिए, कंटिजेंसी कोई आवश्यकता पड़ गई, अचानक से कोई खर्चा आ गया उस प्रोजेक्ट में, ऐसा लगता है ज़रूरी है, तो वो उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। उन्हें नेशनल या इंटरनेशनल ट्रैवल करना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी उन्हें मदद दी जाएगी। या कोई भी और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो साइंटिस्ट को वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी ताकि वो अपना जो रिसर्च वर्क है उसे आसानी से कंप्लीट कर सके। ये साइंटिस्ट स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि ये इंडिविजुअल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है इसीलिए इसे ये ग्रांट दिया जाएगा, नहीं। ये इंडिविजुअल एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इसलिए इसे ये ग्रांट दिया जाएगा। वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहे या ना करता रहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। साइंटिस्ट को अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो उसे पूरी फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, वो अपने रिसर्च प्लान के हिसाब से काम कर सकता है। प्रोजेक्ट में इनोवेटिव रिसर्च आइडिया को ही एक्सेप्ट किया जाता है। इस आइडिया को एक्सेप्ट किया जाता है सब के द्वारा। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वो ये इवेलुएट करता है किसे ये स्कॉलरशिप देनी है, किसे नहीं देनी है। सब एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत बनाई गई थी 2009 में एक एक्ट के माध्यम से। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में है। अभी हाल ही में जो इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स रहे, भूगोलवेत्ता रहे, वो 2020 का फिजिक्स में जिसे नोबेल प्राइज मिला है प्रोफेसर एंड्रिया गेज, उनसे मिलने गए। मिलने का उद्देश्य ये था कि जो 30 मीटर टेलीस्कोप है जिसको डेवलप करने में इंडिया का भी एक की रोल है, उसके बैक एंड इंस्ट्रूमेंट में उसका जो डिजाइन है वो कैसा हो सकता है, या क्या पॉसिबल साइंस प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं इस 30 मीटर टेलीस्कोप को लेकर। ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप है, नाम से स्पष्ट है 30 मीटर होगा इसका डायामीटर। ये यूएसए का जो हवाई है वहां के मौना किया में लोकेटेड है। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है टीएमटी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। 30 मीटर टेलीस्कोप एक न्यू क्लास ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, मतलब काफी बड़ा है ये। इसका फायदा हमें ये होगा कि हम स्पेस में जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, जो सेंसिटिविटी के साथ ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप का रिजल्ट है जिसमें जो कैलटेक है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिलोंग करती है वो, इसके अलावा कनाडा, जापान, चाइना और इंडिया का कोऑपरेशन है। 30 मीटर इसका डायामीटर है।
ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसकी तुलना में इसका जो रिजोल्यूशन है वो 12 गुना ज़्यादा शार्प है। तो ये बातें 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में। हमें और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं टिनिटस के बारे में, जो कि हमारा अगला आर्टिकल है। अभी हाल की रिसर्चेस में ये पता चला है कि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है उसकी वजह से टिनिटस की प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है, या फिर इन्फेक्शन को हैंडल करने के लिए जो हम मेडिकेशन वगैरह लेते हैं उसकी वजह से भी टिनिटस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है। रिसर्चेस में पता चला। टिनिटस है क्या? टिनिटस एक्चुअली में एक परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब कि आपको अपने कान में एक आवाज़ कंटिन्यूस सुनाई पड़ती रहेगी। अगर किसी को टिनिटस की प्रॉब्लम है तो दैट कैन बी ए साउंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कुछ बजने की आवाज़ आपको अपने कान में लगातार सुनाई पड़ती रहती है। टिनिटस इज नॉट अ कंडीशन इटसेल्फ, मतलब ये कोई बीमारी अपने आप में नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक परसेप्शन है कि शायद कोई प्रॉब्लम है कान में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि सुनने में प्रॉब्लम होती है। कोई कुछ बोलता है, दूर से बोल दिया किसी ने या थोड़ा धीमा बोल दिया तो हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन का एक सिम्टम है टिनिटस, जिसमें हमें अपने कान में कंटिन्यूअस एक साउंड सुनाई पड़ता रहता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। कई बार तो उम्र बढ़ने की वजह से भी टिनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है। कान में कोई इंजरी हो जाए, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का डैमेज हो जाए, जो ब्लड का फ्लो होता है ऊपर से नीचे तक हार्ट तक आता है, उसमें कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तब भी टिनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। और कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें स्टडीज में पाया गया कि टिनिटस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जिनको पहले से है उनकी तो और भी बढ़ गई। टिनिटस हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। हमारे आसपास कोई हमें कुछ बोल रहा है, सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो गिरी कि नहीं गिरी। कई तरीके के और एक्सपीरियंसेस इसके दौरान हो सकते हैं। थकान, स्ट्रेस, सोने में समस्या, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेट होना, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर टिनिटस की प्रॉब्लम हो जाए तो। कान में अचानक मतलब लगातार कुछ ना कुछ सुनाई पड़ता रहे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ऑल्दो ये मतलब प्रॉब्लम जो है वो एज के साथ भी हो जाती है, बट कई बार अगर हम ट्रीटमेंट के जरिए चाहें तो इसे थोड़ा क्योर कर सकते हैं। जो ट्रीटिंग है वो और बेहतर हो सकती है अगर हमें पता हो कि ये टिनिटस की प्रॉब्लम क्यों है, रीज़न पता चल जाए तो हम और अच्छी तरीके से क्योर कर पाते हैं। जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ हियरिंग एड्स वगैरह दे दिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिससे आपको साउंड कंट्रोल हो जाए, बाहर की साउंड ना जाए। मेडिसिन्स और कुछ तरीके जिसके जरिए आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा अगला आर्टिकल है वो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है। अभी हाल ही में स्टेप अप फॉर टीबी 2020 एक रिपोर्ट आई है, जो कि टीबी पार्टनरशिप और जो मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, जिन्हें आप डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा पब्लिश की गई। उन्होंने ये हाईलाइट किया कि इंडिया टीबी के लिए ढंग से काम नहीं कर रहा है। कोविड-19 के बाद तो केसेस और भी खराब हो गए हैं। इंडिया को और ध्यान देना चाहिए, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, जिसमें नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं करती, उसमें पेशेंट्स को बेटाक्विलिन और डेलामेनिड देना होता है, लेकिन इंडिया अच्छे से दे नहीं रहा है। देखिए, टीबी की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, उससे होता है, जो लंग्स को अफेक्ट करता है। पर्सन टू पर्सन हो सकता है। किसी व्यक्ति को टीबी है, वो खांसता है, छींकता है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी टीबी का खतरा रहता है। सिम्टम्स ये हैं कि कफ होगा, थूक के साथ, कई बार ब्लड भी आ जाता है, चेस्ट में पेन होता है, कमजोरी रहती है, वेट बहुत तेजी से कम होता है, फीवर काफ़ी तेज आ जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट देखिए इसका पॉसिबल है। 6 महीने का प्रॉपर कोर्स होता है। 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन करना होता है। अगर मेडिकेशन मिस किया गया तो फिर जो टीबी होता है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया तो फिर सेकेंड लाइन की मेडिसिन दी जाती है, उसको भी क्योर कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें मेडिकेशन देना होता है। फिर वहाँ पर हमें ये दवाइयाँ देनी होती हैं, दैट इज़ बेटाक्विलिन और डेलामेनिड। ये ड्रग रेजिस्टेंट के तौर पे काम आती हैं। अगर उसमें भी अच्छे से क्योर नहीं हो पाया तो फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, XDR टीबी। फिर इसे क्योर करना तो बिल्कुल लगभग नहीं ही हो पाता है, और इस केस में फिर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो दुनिया का डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ है। केवल 2019 में इससे 1.4 मिलियन लोग मारे गए हैं। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025। 2025 तक हमारा प्लान है कि हम इसे एलिमिनेट करेंगे इंडिया से, जबकि जो WHO का टारगेट है वो 2030 का है। हमने 5 साल पहले का टारगेट रखा है। निक्षय इकोसिस्टम, इसमें टीबी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जो भी प्रोडक्टिविटी वगैरह है, एक्टिविटीज़ है, उनको मैनेज किया जाता है। निक्षय पोषण योजना है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को, ताकि वो न्यूट्रिशन वगैरह ले सकें। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। कमिटमेंट ये है कि टीबी को एलिमिनेट करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को। एक सक्षम प्रोजेक्ट है जो कि टिस का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का। ये काउंसलिंग करते हैं ताकि लोग
मोटिवेटेड रहें, एनर्जी के साथ अपने मेडिकेशन वगैरह करते रहें ताकि वो ठीक हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल, जीनोम सीक्वेंसिंग। इंडिजेन प्रोग्राम या इंडिजेन प्रोजेक्ट इसलिए न्यूज में है क्योंकि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR से जानते हैं, इन्होंने 1008 इंडियंस के जीनोम को सीक्वेंस कर दिया है। देखिए जीनोम अब हमें समझना होगा, यहाँ पे जीनोम को समझते हैं। देखिए ये हमारे बॉडी का सेल है, यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? देखिए सेल में बहुत सारी चीजें होते हैं, मैं सिर्फ क्रोमोसोम्स को टारगेट करके बता रहा हूं मैं आपको। क्रोमोसोम्स लगभग इनके 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। मतलब टोटल ये कितने हैं? टोटल ये 46 होते हैं, ईच फ्रॉम वन पेरेंट। मेल पेरेंट के 23 और फीमेल पेरेंट के 23 होंगे क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हाउस है, किसका हाउस है? ये DNA का हाउस है। और आपको पता ही है कि DNA का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, करेक्ट? ये यहाँ पे जो बेस पेयर्स है वो इंफॉर्मेशन कैरी आउट करती है। और मैं यूं बोलूं कि DNA जो है ये आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट है कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है, चाहे किसी भी चीज की हो। आइज का कलर होगा, नोज कैसी होगी, हेयर का कलर क्या होगा, हाइट कितनी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैरी आउट करता है। और यहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं, इसको हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेंथन अप कर दूं, इस तरह से बना दूं, लैडर जैसा दिखेगा वो आपको। ये पूरा क्या है? ये बेस पेयर्स है। और ये बेस पेयर्स किसके होंगे? ये A से T का और G से C का, ये बेस पेयर बनता है ये लोग का। अब ये जो ऑर्डर है बेस पेयर का वो वैरी होता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, सीक्वेंस किस तरह से किया जा रहा है, पर्टिकुलर जीन्स, उसके हिसाब से ये वैरी करता है। अब जीन्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स जो होते हैं, ये सारे जीन्स आ गए। जीन्स में प्रोटीन्स होते हैं या अमीनो एसिड होते हैं, समझना। अब जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स माल फंक्शन कर देंगे। अगर माल फंक्शन कर देंगे तब ये डिजीज होगी। अब टोटल ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात चल रही है वो इसलिए चल रही है कि ये किस तरह की डिजीज है और क्यों हो रही है, ये ऑफ स्प्रिंग में कैरी फॉरवर्ड क्यों हो रही है, ये स्टडी करना था जीनोम सीक्वेंसिंग से। सच दैट अगर कोई जनरेशन, पर्टिकुलर जनरेशन, जैसा कि आप BP शुगर देखें, आप क्या होगा, ये कैरी होती है फॉरवर्ड इन द ऑफ स्प्रिंग्स। तो इसको रुकाया कैसा जाए? अगर हम इसमें जाकर कोई सीक्वेंसिंग को चेंज कर दें तब ये बीमारी को रोका जा सकता है। आपने रिसेंटली सुना भी होगा, चाइना में कुछ इस तरह से हुआ था जिसकी वजह से ये साइंटिस्ट को इम्प्रिजन कर दिया गया था, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए कुछ अग्रीमेंट्स नहीं बने कि हाँ इस तरह से सीक्वेंसिंग करने के बाद आप आपके जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हो। रीजन इज क्वाइट सिंपल। जो रिच क्लास फैमिली से, जो रिच पीपल है, रिच क्लास लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग डिमांड करेंगे मार्केट में कि हमारे बेटे की आई से ना ब्लू कलर ही होना है, हेयर जो है ब्लैक कलर होना है, हाइट जो है 7 फीट के ऊपर होना है। तो ये डिमांड करना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे लोग, यहाँ पे क्या होगा? रेसिज्म बढ़ सकता है फ्यूचर में। इसीलिए इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी अल्टर करने के लिए। ये तो सारे स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग कुछ नहीं कि सिर्फ DNA के जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मेकअप है, उसे स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, इसको ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब इसमें अल्टर करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी याद रखिए आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ DNA। इट इंक्लूड्स ऑल क्रोमोसोम्स 46 के 46 विच हाउसेस द DNA। और क्रोमोसोम्स में क्या होगा? DNA का घर होगा और जीन्स का घर होगा। ईच जीनोम अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन DNA बेस पेयर से बना हुआ होता है। और जीनोम जो है वो सारी डेटा कैरी करता है एक ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीटली। और इसको क्या कहते हैं हम? दैट इज द रीजन ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी कहते हैं। अब देखिए ये इंडिजेन प्रोग्राम जो है, इसका एम क्या था कि अंडरटेक करें होल जीनोम सीक्वेंसिंग को 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स में, जो रिप्रेजेंट करेंगे डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स इंडिया में। इंडिया में डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट एथनिसिटी यानी रेस से बिलोंग करती है। ये सारे इनके DNA उठाकर स्टडी करें, एनालाइज करें। और इसको पूरा फंड किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इंडिया के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है।
ये एक लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए थे 2 इंस्टीट्यूट्स, 2 के 2 हैदराबाद में बेस्ड है। एक है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसको हम CCMB कहते हैं, और दूसरा है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB। और जो CSIR ने रिसेंटली जो अनाउंस किया है, इनको जो कंक्लूजन मिला है पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद, 1008 इंडियंस के जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद, कि 32% जीनेटिक वेरिएशन है इंडियन जीनोम में, और ये वेरिएशंस यूनिक है जब हम कंपेयर करते हैं ग्लोबल जीनोम्स के साथ। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, जीन्स क्या होता है, और जीन पोल क्या होता है, जीन पूल क्या होता है। क्रोमोसोम्स, जैसा कि मैंने बताया, एक ये टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम से बना हुआ है, 23 फ्रॉम ईच पेरेंट। न्यूक्लियोटाइड क्या है फिर? ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बिल्डिंग ब्लॉक है DNA का और RNA का। DNA क्या है फिर? DNA का फुल फॉर्म देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करती है लिविंग बींग्स में। RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है ये भी क्या करती है? हेरिडिटरी मटेरियल को सम वायरसेस के कैरी करती है। जीन क्या है फिर? जीन्स देखिए, एक स्पेसिफिक सेक्शन है DNA का, यहाँ पे RNA या प्रोटीन बनता है। जीन पोल क्या है? जीन पूल देखिए, एक कलेक्शन है डिफरेंट जीन्स का विद इन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं और साथ में चल रहे हैं। एक है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इंडिया के अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज इन्वॉल्व है। इंडिजन प्रोग्राम तो पूरा होली इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है, इंडिया में ही किया गया है। ये ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिसको 1990 में स्टार्ट किया था और 2003 में कंप्लीट भी कर दिया था। HGP ये एबिलिटी देता है फॉर द फर्स्ट टाइम कि ह्यूमन बीइंग को किस तरह से बिल्ड किया है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन HGP के द्वारा आई थी। ये कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है, किसके बीच में? एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA के। सेकेंड, और एक प्रोजेक्ट आता है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये इंडिया का एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है। ये कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि ये फर्स्ट स्क्रैचिंग ऑफ द सरफेस है वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी की इंडिया में। इसमें यह बताया जा रहा था कि 10,000 सैंपल्स पहले ही फेज में कलेक्ट किए जाएंगे सीक्वेंसिंग करने के लिए। और सेकेंड, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहां से क्लियरेंस मिला इसको जनवरी 2020 में। और ये 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है ये प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इंक्लूडिंग योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर IIS एंड फ्यू IITs। नेक्स्ट आर्टिकल, सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। फॉर द फर्स्ट टाइम फिजिसिस्ट ने अचीव कर लिया है सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर में भी। अब देखिए, सुपर कंडक्टर होता क्या है और ये सारी फिल्म होती क्या है। देखिए, आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो, कि सुपर कंडक्टर्स किस लिए यूजफुल होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स क्या क्या है। ये देखिए, इसको लाइट नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सुपर कंडक्टर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी तक देखिए, एक 5G मुझे बहुत अच्छा दिखा, एक काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये। और फिर बाद में ये सुपर कंडक्टर जो कि रूम टेम्परेचर में अचीव कर रहे हैं हम, इसके एडवांटेजेस मैं बताता हूं आपको। लेकिन आप देखिए, ये टेक्निकल वर्ड समझिए पहले। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है। ये देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, आपकी बुक्स में भी मिल जाएगी, लेकिन समझ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, इसके डिकोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो आइए मैं आपको अच्छे लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सुपर कंडक्टर्स होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हम समझ लेंगे तो सुपर कंडक्टर्स समझ लेंगे। आप ऐसा समझिए कि वोल्टेज जो है ना, बिजली को आना जाना अलाउ करता है। अगर आपका वोल्टेज 0 है, आपका बिजली इधर उधर नहीं जाएगा, तो वोल्टेज होना जरूरी है। इसलिए हमेशा हम वोल्टेज को जो है पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में कहते हैं ताकि एक जगह से आपको दूसरी जगह जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। मतलब समझिए, वोल्टेज रास्ता बना रहा है और जो ऊर्जा है
ऊर्जा यानी एनर्जी जो एनर्जी जा रही है उसे हम एम्पियर्स में नापते हैं, पता है ना आपको, एम्पियर्स। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम इसमें है कि कोई भी कंडक्टर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, या फिर चाहे गोल्ड हो, या फिर कुछ और, इसका एक ही लिमिटेशन होता है। जैसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं, तो ये कॉपर का या सिल्वर का या गोल्ड का या किसी भी तरह के कंडक्टर का, किसी भी तरह का कंडक्टर बना हुआ होगा, इसका लिमिटेशन क्या होगा? उसका लिमिटेशन होगा रेसिस्टेंस के लेके। रेसिस्टेंस मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप ये समझिए कि हम लोग रेसिस्टेंस को कम नहीं कर पाते हैं, कम नहीं होता है रेसिस्टेंस, लेकिन हम रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये कैसा सर, हमारे सर्किट बोर्ड में तो बहुत सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं। तो लेट मी टेल यू, वो रेसिस्टर्स को काम यही दिया गया है कि रेसिस्टर्स को बढ़ाया जाए, रेसिस्टेंस को बढ़ाया जाए, ना कि कम किया जाए, बिकॉज हम कम कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इनकैंडेंसेंट बल्ब जो होते हैं, ये बल्ब जो 10 रुपए में मिलते हैं, जो हमारे घर में लगे हुए रहते हैं मोस्टली, ठीक है, उसमें जो तार आता है उसका रेसिस्टेंस बढ़ाया गया है। अगर आप टंगस्टन का बनाते कंडक्टर, वो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन वो तार में इतना ज्यादा रेसिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि उसको पतला कर देते हैं, उसको एकदम से पतला कर देते हैं। तो पतला करके रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, तार का पतला होना, ठीक है। अगर मैं ये तार समझता हूं तो इसका पतला होना क्या होगा? रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप रेसिस्टेंस घटाना चाहते हो तो, जैसा कि मान लीजिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक मैंने इलेक्ट्रिकल लाइन बिछानी है, बिजली का लाइन बिछाना है, तब बिजली बेचना चाहते हैं, तो आप चाहोगे रेसिस्टेंस कम रहे, कि ऊर्जा जो एनर्जी हो रही है बर्बाद, वो कम से कम हो। वो करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही तरह का ऑप्शन हो सकता है इसमें। इसको उल्टा कर दें, जो थिन करने के बाद रेसिस्टेंस बढ़ रहा था, अब ऑब्वियसली सी बात है अगर हम इसे मोटा कर दें तो रेसिस्टेंस क्या होगा? घट सकता है। लेकिन हम इसके फेवर में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सी, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस क्या है, और इसमें अगर हम मोटे तार यूज करें, थिक तार यूज करें, तो क्या होगा? पहले तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो वजन है, वेट जो है, वो भी बढ़ जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, लोग रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। तो आप समझिए, आपका रेसिस्टेंस जो है 1 ओम है पर किलोमीटर, हम उसको घटा नहीं सकते। मैंने कहा आपसे ऊर्जा बर्बाद हो रही है, ऐसा नहीं कि ऊर्जा सेफली बर्बाद हो रही है। मतलब ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, ऐसा नहीं कि लाइट बन जा रही है या फिर निकल जा रहा है। ये ऊर्जा क्या होती है? ये ऊर्जा उसमें ही समा जाती है और ये हीट में तब्दील होती है, और हीट काफी होती है कि आपका जो घर है उसको जलाने के लिए ये ऊर्जा हीट में बदल जा रही है। यही प्रॉब्लम है। अगर ये ऊर्जा, ऐसा मान लीजिए कि एक तार ग्लो करने लगती है, ये ऊर्जा की वजह से ये ऊर्जा इस तरह से निकल रही है, कोई ग्लोरी लाइट दे रही है, ग्लो कर रही है तार को, तो चल जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो हीट में बदल जाता है ना, तभी तो प्रॉब्लम होगा। तब क्या होगा? वो चीज पिघला देती है, वो तार को पिघला देती है, और वो तार है ना, घर जलाने के लिए काफी होता है, घर को आग लगाने के लिए काफी हो जाएगा। आप कभी सुने होंगे, आप अगर आपका एम्पियर कभी भी ओवरलोड होता है, आप सुनते हो ना, प्लग में जो रेटिंग दी होती है कि इतने से इतना ही करंट ड्रॉ कर सकते हो आप, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर करंट ज्यादा ड्रॉ करने लगा और आपका सर्किट ब्रेकर या फ्यूज नहीं उड़ा, सर्किट ब्रेकर नहीं उड़ा, फ्यूज नहीं उड़ा, तो क्या होगा? वो तार इतना गर्म हो जाएगा कि वो आग लगा देने के लिए अगेन काफी होगा। इसलिए हम लोग को करंट हमेशा नीचे रखना होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो बनाता है क्या? करंट। रेसिस्टेंस इक्वल गर्मी, गर्मी इक्वल घर में आग लगना। तो फिर हम आते हैं सुपर कंडक्टर के पास। ये आम कंडक्टर्स के अलग होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर का एक लिमिट है, तो जिस कंडक्टर में लिमिट नहीं होगा उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। लेकिन मैं यहां पर एक चीज पर एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं कि सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीज हैं। सुपर कंडक्टिविटी एक स्टेट है, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो एक स्टेट है, एक तरह का प्रकार है इसमें। तो उसी तरह से जो
सुपर कंडक्टिविटी है वो भी एक तरह का स्टेट है। वो स्टेट में सुपर कंडक्टर पहुंचता है जब उसको क्रायोजेनिक लेवल तक ठंडा कर दे। ठीक है, अगर जब हम से अगर सुपर कंडक्टिविटी को समझिए आप, समझने के लिए सिर्फ ये एक टेम्परेचर है। अगर हॉट टेम्परेचर है और वहां से आपको कूल टेम्परेचर, फिर बाद में क्रायोजेनिक टेम्परेचर तक पहुंचना है, तो एक स्टेट को पहुंचना होगा। ठीक है, ये जो स्टेट में पहुंचेगा, ये आपका जो टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर्स में, वो स्टेट को बोलेंगे, जो हॉट से कूल, कूल से क्रायो हो रहा है, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। वही तो मैं कह रहा हूं कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक स्टेट है। सुपर कंडक्टर मैं आपके हाथ में रख सकता हूं, क्या वो सुपर कंडक्टर है? नहीं, क्योंकि इवन दो वो सुपर कंडक्टर है, लेकिन उसको ठंडा करना पड़ेगा। अगर आप उसको ठंडा करते हो तो वो काम का होगा, अगर आप उसको ठंडा नहीं कर पा रहे हो तो वो काम का नहीं होगा। ये फॉर एग्जांपल, अगर मैं आइसक्रीम दे रहा हूं जो प्लेट में रखकर, जो पिघल गई है, एकदम मेल्ट हो गई है, क्या वो आइसक्रीम जैसा दिखेगी? नहीं दिखेगी, करेक्ट। तो सुपर कंडक्टर तो होता है, अगर मैं हाथ में दे दूंगा आपको कि ये बोलकर कि ये सुपर कंडक्टर है, लेकिन वो सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में नहीं है। उसको वो स्टेट में लेकर आना है, तभी हमारे लिए वो फायदेमंद साबित होता है। तो यहाँ पर दो बात अलग अलग बोला जाएगा, इसीलिए आपको समझना होगा सुपर कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, या फिर चाहे कुछ भी। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी अलग होता है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप वो क्रायोजेनिक लेवल पर पहुंच गए हो। तो यहां पर हम जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो क्रायोजेनिक बहुत ही ठंडा होता है। से देखिए, लगभग हमारा जो रूम का टेम्परेचर होता है, नहीं आई एम सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब बर्फ बनता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, जो 0 डिग्री पे यहाँ पे आइस जो बन रहा है, वहां से आपका और एक स्केल शुरू होता है। वो स्केल का नाम है केल्विन स्केल। हमारा 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन का 273.15 डिग्री केल्विन होता है। कि इसको है ना, हम माइनस में नहीं बोलना चाह रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में पहुंचे तक आपको है ना लगभग -270 डिग्री सेल्सियस के होना चाहिए, तभी तो वो सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में पहुंचेगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो यूनिट्स है, हम यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस को मान गए हैं 273.15 डिग्री केल्विन। आ गया समझने आपको? तो ये आइस बन जाता है 0 डिग्री में। और इससे अगर कम करें हम, 0 डिग्री के अगर नीचे चले जाएं, तो आपको ड्राई आइस मिलता है। कौन से टेम्परेचर पे? -78.5 पे, 78.5 में ड्राई आइस मिलता है आपको, करेक्ट। और इससे भी नीचे चले जाए तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगा। लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगा जो कि -196 डिग्री पे होगा, ऑलराइट। और इससे नीचे गए तो लिक्विड हीलियम मिलेगा जो कि बहुत सारा ठंडा, काफी ठंडा है। इतना ठंडा होता है ये, अगर इसमें नाइट्रोजन रख दें, लिक्विड नाइट्रोजन रख दें, तो लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल होने लगता है। ये इतना ठंडा होता है, जैसा कि हम गर्म पानी में कोई ठंडा पानी डाल दिए तो ठंडा पानी भी गर्म होगा, राइट। तो लिक्विड हीलियम रख दिए तो ये लिक्विड नाइट्रोजन गर्म होगा, इसका कोई टेम्परेचर ही नहीं है लिक्विड हीलियम के सामने। तो ये कब, कौन से डिग्री पे बनेगा? ये बनेगा -270 डिग्री के लिए। और ये अगर केल्विन में हम ट्रांसफर करें तो ये होगा लगभग 4.04 डिग्री केल्विन। तो इतना कम टेम्परेचर चाहिए सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को अचीव करने के लिए। ये तो अब तक हो रहा था, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं हम, अभी फिजिसिस्ट ने ये अचीव कर लिया है। क्या अचीव कर लिया है भाई? सुपर कंडक्टिविटी -15 डिग्री में ही हो रही है। जो -270 डिग्री में अचीव की जा रही थी इससे पहले, वो अब कितने डिग्री में हो रही है? -15 डिग्री में ही हो रही है सेल्सियस। फ़ारेनहीट की बात करें तो 59 डिग्रीज में ये अचीव कर सक रहे हैं हम। अब इसका फायदा क्या होगा? देखिए, इसका फायदे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत फायदे हैं। इसको लाइट नहीं लेना, इसलिए कहा था मैंने स्टार्टिंग में। जैसा कि आपको पता होगा, जब MRI वगैरह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जब करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, बॉडी का हर मसल्स को अच्छे रेजोल्यूशन में देखा जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक्सरे का काम भी वही है। एक्सरे जो है सॉलिड के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है, बोन्स की इमेज अच्छी बनाता है, लेकिन सॉफ्ट पोर्शन के लिए अच्छा नहीं है एक्सरे। इसके लिए हमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का सहारा लेना होता है, जो टेस्ला में मेजर करते हैं। जैसा कि अगर 0.8 मैं कहा 0.8 टेस्ला MRI कराओ, तो इसका रेजोल्यूशन इतना साफ नहीं होगा जो 1.8 टेस्ला का होगा। ये टेस्ला में मेजर करते हैं।
तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो ट्यूमर डिटेक्ट करने में, आपकी बॉडी में मसल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, क्या खराबी है, ये सब मालूम करने के लिए फुल बॉडी एमआरआई करवा सकते हो आप। इसे अगर ये नहीं होता तो क्या होता था, तो आपकी बॉडी को हर मसल्स को काट करके देखना पड़ता था कि कहाँ पे तकलीफ है, कहाँ पे ट्यूमर है, एट्सेट्रा। तो ये बहुत सारे एडवांस फिजिक्स में तो पूछो ही मत आप, अनगिनत इसके एडवांटेजेस है। खैर यहाँ पे बात नहीं किया और मैं भी यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ एडवांस फिजिक्स क्या होती है, लेकिन इतना जान लीजिए अब जो सुपर कंडक्टिविटी हासिल करने के लिए हमें इतना कम टेम्परेचर होना पड़ रहा था -270 डिग्री, तो रिसेंटली फिजिसिस्ट ने ये मालूम कर लिया कि -15 डिग्री में भी ये पॉसिबल है सुपर कंडक्टिविटी। ये देखिए जो नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं, नॉर्मल सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल होते हैं, ये क्या होता है, ये इनका जो टेम्परेचर है वो इसके हिसाब से कम होता है। टेम्परेचर बढ़ा है तो ये बढ़ता है, और जब टेम्परेचर कम होने की कोशिश कर रहा है तो ये, लेकिन एकदम एग्जैक्टली एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं पहुंचता, वो कहीं ना कहीं चले आता है, एग्जैक्टली जीरो पे नहीं पहुंचता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सुपर कंडक्टर, ये कोई टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद एकदम से फॉल हो जाता है, एकदम से कंडक्टिविटी घटाता है, मतलब जीरो पे रखता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ एक ही चीज जान लीजिए यहाँ पे कि मेजनर इफेक्ट क्या होता है। देखिए जब भी हम मेजनर इफेक्ट की बात करते हैं, ये कहाँ से होकर जाता है, ये ऑब्वियसली सी बात है, ये सुपर कंडक्टर पे ही कंडक्ट करते हैं ये मेजनर इफेक्ट। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अगर ये हमारा सुपर कंडक्टर मान ले हम, अगर ये सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में नहीं पहुंचा तब क्या होगा, ये मैग्नेटिक जो इमेजिंग है वो यहाँ से आर पार हो सकती है। लेकिन जब ये एक बार सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में पहुंच गया तो इससे मैग्नेटिक इमेजिंग नहीं पास हो सकती है। तो इस तरह से डायग्राम्स देखे होंगे आप कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको हटा देता है, वो अपने अंदर से आर पार होने नहीं देता है। यही है सुपर कंडक्टिविटी। ये सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में आ गया है, ये सुपर कंडक्टर है आपका। प्रूफ क्या है इसका, कि ये मैग्नेटिक जो इमेजिंग दी जा रही है यहाँ से, वो इसको आर पार नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को अचीव कर लिया है। यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को अचीव नहीं कर पाया, इसलिए मैग्नेटिक इमेजिंग इससे आस पास आर पार हो रहे हैं। जैसा कि ये क्या होगा, यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर जो है ग्रेटर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर से, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है कम होगा, मतलब जीरो, मतलब मैंने कहा था ना आपको -270 डिग्री हो गया है, 270 डिग्री, या फिर मैं यूं बोलूं कि -4.04 केल्विन्स ये हो गया है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत कम है, -270 डिग्री है। तो मतलब इसका क्या है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है और ये सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में आ गया है और ये सुपर कंडक्टर बन गया है। I hope it is quite clear. Now, next article, Global TB Report 2020. Recently, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने रिलीज किया है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020। इसका एम ये था कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट लगा सके कि टीबी एपिडेमिक का स्टेटस क्या है। आपको पता ही होगा कि एंडेमिक एक वर्ड है, एपिडेमिक एक वर्ड है और पैंडेमिक एक वर्ड है। पैंडेमिक मतलब बहुत बड़े लेवल पे, उससे कम लेवल पर एपिडेमिक, और बहुत कम लेवल पे रीजनल लेवल पे एंडेमिक कहते हैं हम इसे। तो ये रिपोर्ट का एम ये था कि डाटा असेसमेंट कर सके कि टीबी के एपिडेमिक का स्टेटस क्या है। WHO ने ये टीबी रिपोर्ट पब्लिश करना स्टार्ट किया था 1997, और वहां से हर साल ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। 2020 का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 198 कंट्रीज और टेरिटरीज में मोर देन 99% पॉपुलेशन को टीबी के केसेस से जूझना पड़ा। यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। ग्लोबल लेवल पे ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10.0 मिलियन पीपल टीबी का शिकार है 2019 के डेटा के हिसाब से, और स्लोली डिक्लाइन हो रहा है रिसेंट ईयर से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो। अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन जो लोग हैं वो मरते हैं टीबी रिलेटेड इलनेस से 2019 के हिसाब से। और टीबी जो है लीडिंग कॉज है वो लोगों का जो HIV के शिकार है और बाद में इनको जो टीबी हुई है, तो ये टीबी इसमें लीडिंग कॉज बन गया है। और there was still a large gap of 2.9 million between number of people diagnosed and reported and the estimate cases. अगर इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका की बात करें हम, तो 44%
ग्लोबल लेवल से कंपेयर जब करते हैं हम इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका को, 44% टीबी के केसेस यहीं पे देखने को मिलते हैं आपको। ड्रग रेसिस्टेंस टीबी के सबसे ज्यादा बर्डन इंडिया और चाइना, रशिया के ऊपर है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो टीबी को एंड करने का माइलस्टोन था 2020 में, एंड टीबी स्ट्रैटेजी बनाए थे हम, वो अब अचीव नहीं कर पा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। एक्चुअल एस्टिमेशन ये था हमारा कि लगभग 20% हम टीबी को कम कर सकें 2015 से 19 में, लेकिन ये एक्चुअल जो एम था, एक्चुअल जो टारगेट था, उससे बहुत कम 9% ही हमने अचीव किया है। ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें, टीबी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो ऑफन लंग्स को अफेक्ट करती है। अब ये अलग अलग तरह की है, जैसा कि ये स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन में थ्रू कफ, स्नीज और स्पिट। सेकेंड, ये पल्मोनरी टीबी जब होगी तो लंग्स को अफेक्ट करेगी। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होगी तो ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देगी डायरेक्टली। ग्लोबल लेवल पे जो कमिटमेंट्स हुए थे और एफर्ट्स लगाए गए कि टीबी को हमें कम करना होगा, पहले तो देखिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 3.3, इसमें यह कहा गया था बाय द एंड ऑफ 2030 आने तक हमें अचीव करना है, काबू करना है पूरे एपिडेमिक्स, या तो एड्स हो या फिर टीबी हो या मलेरिया हो, और जो भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस है और जो भी हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, वाटरबोर्न डिजीजेस की प्रॉब्लम है या अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस है, इसको काबू कर लेंगे हम 2030 आने तक। ये एक टारगेट है हमारा। सेकेंड, मॉस्को डिक्लेरेशन टू एंड टीबी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी कमिटमेंट है कि जो इंक्रीज हो रहा है मल्टी सेक्टोरल एक्शन और जो अकाउंटेबिलिटी इनहेंस हो रही है ग्लोबल लेवल पे टीबी रेस्पॉन्स को लेकर, कि टीबी को है ना बाय 2030 हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये ग्लोबल कमिटमेंट्स हो गए थोड़े। नेक्स्ट आर्टिकल, ड्राफ्ट स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी 2020। रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है न्यू स्पेस कम्युनिकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर जो है। आपको तो पता ही होगा कि स्पेस कितना वाइटल फ्रंटियर हो गया है, फिलहाल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो गया है स्पेस सारा मिलाकर, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था न्यूज में जो था स्पेस वार था। तो इसके रेफरेंस में हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं हम। तो इंडिया को इंश्योर होना चाहिए कि वहां पे भी हमारी जो मॉनिटरिंग है और जो कंट्रोल मेजर्स है वो अप्रोप्रिएट ढंग में और बहुत अच्छे ढंग से वहां पे डिप्लॉय किए जाए। और यहाँ पे हमारे इंडियन प्लेयर्स को मौका भी मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये ड्राफ्ट पॉलिसी में ये मेंशन भी है कि देखिए हमारे जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको सैटेलाइट्स बनाने और लॉन्च करने का मौका मिलेगा। सारे जो प्रेडिक्टेबल पॉलिसी और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है प्राइवेट प्लेयर्स के, वहां पे सैटेलाइट्स को इंस्टॉल करने में हमारी मदद करेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पॉलिसी की? पहले तो देखिए ये मॉनिटर करेगा और ऑथराइज करेगा कि किस तरह से स्पेस एसेट्स का यूज हो रहा है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इंडियन टेरिटरी में। सेकेंड, ये प्रोटेक्शन ऑफ स्पेस एसेट्स को इंश्योर करेगा। तीसरा, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगा कॉमर्शियल इंडियन इंडस्ट्री की टू प्रोवाइड स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। नेक्स्ट, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को रियलाइज करने की जरूरत होगी, तो ये एड्रेसिंग करेगा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे कि किस तरह से इफेक्टिवली, अफोर्डेबली, रिलायबली हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कॉमर्शियल इंडियन इंडस्ट्री को because of the national security concerns or economic factors. Provide a timely and responsive regulatory environment. ड्राफ्ट, ये भी एक ड्राफ्ट का पार्ट होगा कि टाइमली और रिस्पॉन्स दे कि किस तरह से स्पेस में एनवायरनमेंट चल रहा है। की फीचर्स क्या होंगे ये पॉलिसी के? कि प्राइवेट प्लेयर्स को विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कम्युनिकेशन सर्विसेज में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है स्पेस बेस्ड एसेट्स के लिए। सेकेंड, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लायबल होंगे फाइनेंशियल डैमेजेस के अगर कोई भी डैमेज अकर होता है स्पेस ऑब्जेक्ट को इन द आउटर स्पेस। तो ये सारी चीजें इंश्योर करना है, अगर कुछ डैमेज होता है तो आपको पे करना होगा। सेकेंड, थर्ड, ओनली इंडियन एंटिटीज आर एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग स्पेस एसेट ऑथराइजेशन, दूसरों को हम नहीं देंगे। इंडियन कंपनीज कैन एस्टैब्लिश टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड TT&C अर्थ स्टेशंस एंड सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर्स इन और आउटसाइड इंडिया। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि सोसाइटी में डेवलपमेंट लेके आ सकें, जैसा कि सोशल एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट, सपोर्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल मिल गई थ्रू सैटेलाइट मैप्स और प्रेडिक्टिबिलिटी हमारी बढ़ गई कि किस तरह से मानसून्स वगैरह आएंगे, किस तरह से डैमेजेस आ सकते हैं जैसा कि साइक्लोन्स वगैरह। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है।
तो ये सारी चीज़ें इंश्योर कब होगी? जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा स्पेस से, स्पेस के सैटेलाइट से इंडिया में। और ये सारा चीज़ चला रही है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके अलावा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, AIN स्पेस जिसे कहते हैं हम, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है। ये सारे स्टेप्स लेंगे कि कौन से ऑथराइजेशन नेसेसरी है, कौन से परमिशंस नेसेसरी है, और जो भी सैटेलाइट को और कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया, ये सारी चीजें इंश्योर करेगी इन स्पेस। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।